नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यह साल का 233वां दिन, सुबह के बज रहे 9। आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी में। हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ सोनाली राय। तो हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली वाले रेडियो टीवी के साथ। और हमारे इस कार्यक्रम में आपको खबर, रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन के साथ हम बताएंगे अनोखे लहजे और अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी साथ ही दिखाएंगे दिल्ली वासियों की पूरे दिन भर की कहानी, दिन भर की गपशप के साथ ऑफिस में क्या चल रहा है। खबर आपके सीधी मतलब की होगी तो कान खोलकर दिल लगा लीजिए साहब, क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो राजधानी दिल्ली में आज एक बार फिर कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस, बम स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीमें जांच में जुटी हुई है। एहतियात इन स्कूलों की बिल्डिंगों को खाली करा लिया गया है। लगातार ये तीसरा दिन है जब दिल्ली में स्कूलों को धमकी मिला है। बसंत, क्या कहेंगे? लगातार 3 दिनों से, पहले भी देखा जा चुका है कि कई बार ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं। अब ऐसे में सोनाली, जैसा कि जिक्र आपने किया, अब दर्शकों को खबर आपने बताई, ये बेहद ज़्यादा गंभीर मामला है। अब ऐसे में दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी मिलना, अब एक माँ बाप होने के नाते एक माँ बाप अच्छे तरीके से समझ सकता है कि अगर वो अपने बच्चे को स्कूल में भेजता है तो एक भरोसे के साथ भेजता है। और आखिर लूप कहाँ हैं, लूप होल कहाँ हैं? आखिर हम क्यों उन लोगों तक पहुँच नहीं पा रहे हैं जो लगातार धमकी दे रहे हैं, कभी कॉल के जरिए, कभी ईमेल के जरिए, लेकिन आखिर किस प्रकार से वो सक्सेस हो रहे हैं धमकी देने में और बच निकलने में? आखिर कहां पर हमारा एक ऐसा लूप होल है कि हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे? क्या ट्रैकिंग में दिक्कत आ रही है? क्योंकि अब ऐसे में सोनाली ना, कभी कभी देखने को ये भी मिलता है कि जो आईपी एड्रेस होता है, जब किसी भी मेल को ट्रैक किया जाता है, ट्रेस किया जाता है, तो आईपी एड्रेस के माध्यम से किया जाता है। और कभी भी जब इस तरीके की धमकी देखने को मिलती हैं तो जो आईपी एड्रेस का जो एक लोकेशन रहता है वो चेंज किया जाता है, जिससे भले ही आपको ये धमकी भारत से मिली हो, लेकिन उसमें आपको शो यही होगा कि ये विदेश से आपको थ्रेट आया है, किसी दूसरे कंट्री से आपको थ्रेट आया है। तो उस कंडीशन में ये अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल हो जाता है कि अगर ये भारत से थ्रेट आया, कहीं किसी ने थ्रेट दिया है तो किसने दिया है, क्योंकि आईपी एड्रेस आपके पास केवल एक चीज होती है जिसके माध्यम से आप ट्रैक कर सकते हैं, और वो आईपी एड्रेस आपको अगर दुनिया के किसी दूसरे देश पर लेकर जाए कि वहां से आपको थ्रेट मिला है, तो आप कैसे अंदाजा लगाएंगे? आपके पास उस समय कुछ भी नहीं होता है। तो इसके लिए जो ये टेक्नोलॉजी है ये थोड़ी और ज्यादा डेवलप होनी चाहिए। और साथ ही लगातार तीसरे दिन दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी देना एक दहशत का माहौल क्रिएट करता है, एक डर का माहौल बनाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। लगातार ऐसी धमकियां मिलना, बच्चे, अभिभावक जो हैं उनको कहीं ना कहीं डरा जाता है। स्कूल छोड़ने जाने से पहले कहीं ना कहीं इतनी बार धमकियां मिल चुकी हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो सोचते होंगे कि आज स्कूल जाए तो बच्चे सही सलामत आए, क्योंकि इतने बार थ्रेट मिल चुके हैं। अब तक तो सिर्फ थ्रेट ही मिले, क्या पता कभी ऐसा हो भी जाए, क्योंकि लगातार। बिल्कुल, देखिए हम तो सोनाली सोनाली बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि ऐसा कभी हो, भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे कि इस तरीके की कोई घटना देखने को मिल जाए। लेकिन जो थ्रेट्स हैं उनको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, जो धमकी मिलती हैं उनको आप लाइटली नहीं ले सकते हैं। अब नतीजन देखिए, जब कोई माँ बाप अपने बच्चे को बाइक पर बैठाकर गाड़ी में स्कूल छोड़ने के लिए जाता है और अचानक स्कूल के गेट पर उसे एक खबर मिलती है कि एक धमकी मिली है कि स्कूल में बम है, उस माँ बाप की मनोदशा उस समय क्या होती है कि मैं अपने बच्चे को जिस स्कूल में छोड़ने के लिए जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, उसमें बम की धमकी मिली है। क्या वो अगर बच्चे को स्कूल में छोड़ भी देते हैं, अगले दिन चलिए ठीक है, पूरे स्कूल की जांच हो गई, कोई बम नहीं मिला, कोई थ्रेट जो था वो पूरे तरीके से गलत साबित हुआ और एक अफवाह साबित हुई, लेकिन माँ बाप के मन में एक जो चीज़ है वो घर कर गई कि बम से उड़ा देने की धमकी। वो अगले दिन जब अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ने जाते हैं तो भले ही वो ऑफिस में हो, उनका बच्चा अगर स्कूल में है तो कहीं ना कहीं एक ध्यान स्कूल की तरफ जरूर रहता है कि क्या मेरा बच्चा महफूज है, क्या जिस स्कूल में मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ, क्या उस स्कूल में मेरे बच्चे महफूज हैं? क्योंकि लगातार साहब बम से उड़ाने की धमकी स्कूलों को मिल रही है। अगर एक माँ बाप के तौर पर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है, टेंशन की बात है। और दिल्ली में इन 5 स्कूलों में ये देखिए सोनाली कि हजारों बच्चे होंगे और उनके हजारों माँ बाप भी होंगे। अब
एक दहशत का माहौल, एक टेंशन का माहौल किस तरीके से क्रिएट करता है। कोई माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ने जा रहे हैं, ये पता लगे कि इसीलिए छुट्टी कर दी गई स्कूल की क्योंकि बॉम्ब स्कूल में है, धमकी मिली, तो ये बहुत ज्यादा गंभीर है। और बसंत, कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि कुछ बच्चे ही होते हैं जिन्होंने मेल कर दिया होता है कि उनको टेस्ट देने का मन नहीं है, स्कूल जाने का मन नहीं है, तो वो कई बारी देखा गया है, पिछले कई ऐसे केसेस भी सामने आए जब बॉम्ब का थ्रेट दिया गया है और ये बात सामने है कि किसी बच्चे ने मैसेज कर दिया क्योंकि उसे स्कूल जाने का मन नहीं था या उसे एग्जाम देने का मन नहीं था। तो ये बहुत गलत चीज है, बच्चों को भी ये समझना चाहिए। बिल्कुल, देखिए अगर कोई बच्चा इस तरीके की हरकत करता है, देखिए ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई इस तरीके की, हालांकि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं, जैसे कि आपने अभी जानकारी दी है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा, जैसे कि आपने बताया कि स्कूल में देखने को मिलता है, बच्चों का टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, कभी कभी बच्चे का स्कूल में एग्जाम देने का मन नहीं होता, तो अगर इस तरीके की धमकी दे रहे हैं कि स्कूल में बॉम्ब है, हालांकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका खुराफाती दिमाग होता है और उनके मन में ये बातें आती है, लेकिन इसको आप एक स्कूल को थ्रेट दे रहे हो तो उस कंडीशन में होता ही है सोनाली कि स्कूल को पता होता है कि किस बच्चे ने ऐसा किया है। लेकिन इन मैटर्स में जो पिछले कुछ समय में देखने को मिले, ट्रैकिंग के दौरान कुछ भी तो देखने को नहीं मिला। ट्रैकिंग जब आईपी एड्रेस, क्योंकि देखिए जब कोई बच्चा थ्रेट देता है, जब कोई बच्चा ये अफवाह फैलाने की कोशिश करता है, तो उसके मन में ये ख्याल नहीं होता, उसका जो एक दिमाग है, चलिए ठीक है, उसके दिमाग में अगर इस तरीके का कोई ख्याल आ भी जाता है कि वो धमकी दे देगा स्कूल को, स्कूल एक दिन के लिए 2 दिन के लिए बंद हो जाएगा, भले ही टेस्ट से वो बच जाए, लेकिन उसके मन में ये चीज नहीं आती है कि आईपी एड्रेस क्या होता है, किस तरीके से प्रशासन काम करता है, साइबर सिक्योरिटी किस तरीके से काम करती है, आईपीएस एड्रेस ट्रैक होगा, ये चीजें बच्चा नहीं सोचता है क्योंकि उसका दिमाग केवल टेस्ट से बचने के लिए काम कर रहा है। उसने धमकी दी, उसके बाद आईपी एड्रेस ट्रैकिंग, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो थ्रेट्स दिए जा रहे हैं इसके पीछे कोई पूरी सुनियोजित तरीके से कोई साजिश है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को मेल किया है तो वो आईपी एड्रेस के माध्यम से आप तक पहुंच सकता है कि ये मेल मुझे सोनाली ने किया है। लेकिन अगर सोनाली मैं आपको मेल करता हूं, अगर उस मेल का आईपी एड्रेस मैं ऐसा कर दूं कि वो आईपी एड्रेस आप अगर ट्रैक करो तो हो सकता है आप रूस के मॉस्को में पहुंचो, आप अमेरिका के कैलिफोर्निया में पहुंचो, आप अलास्का में पहुंचो, आप या फिर जॉर्जिया में, कहीं भी इस पूरे विश्व में, दुनिया में कहीं भी वो आईपी एड्रेस आपको लेकर जा सकता है जहां मैं चाहता हूं। अगर मैंने कुछ आपको धमकी दी है और आईपी एड्रेस मैंने कुछ और फीड कर दिया जो आपको मुझ तक ना लेके आके विश्व के किसी कोने में ले जाए, तो आप मुझ तक कैसे पहुंचेंगे? यहाँ पर यही चीज हो रही है। आईपी एड्रेस जब ट्रैक किया जा रहा है तो जो रियल थ्रेटर्स है, जो लगातार थ्रेट दे रहे हैं, उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, बल्कि कहीं और वो आईपी एड्रेस लेकर जा रहा है। पूरी दुनिया में अलग अलग देशों के जो आईपी एड्रेस है वो फीड किए जाते हैं। तो ये मुझे लगता है इस मामले में हो रहा है, जिसकी वजह से जो ट्रैकिंग का अभी तक एक जो प्रोसेस है वो अभी तक देखने को तो मिल रहा है, लेकिन जो रियल पर्सन इनके पीछे है उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को बताया कि राजधानी के प्रसाद नगर और द्वारका सेक्टर 5 समेत 6 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस और अग्निशमन विभाग मौके पर मौजूद है और अधिक जानकारी का इंतजार है। जानकारी के अनुसार नेशनल कैपिटल दिल्ली में तकरीबन 6 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। स्कूल प्रशासन ने सुबह मेल चेक किया तो उसमें स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी और एक मैसेज दिया गया। इसे देखते हुए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस को तुरंत कॉल किया और इसकी जानकारी पुलिस को दी गई और उसके बाद पुलिस और अब तो ये हो चुका है सोनाली कि जब सुबह स्कूल लगते हैं, जब सुबह स्कूल ऑर्गेनाइज होता है तो सबसे पहले स्कूल प्रशासन को अपने मेल चेक करने पड़ रहे हैं। इस समय स्कूल में बच्चों के आने का सिलसिला चल रहा है, स्कूल प्रशासन को सबसे पहले अपना मेल चेक करना पड़ता है, कहीं कोई धमकी ना हो, कोई थ्रेट ना हो। तो ये तो खबर हमने बताई कि किस तरीके से स्कूलों को थ्रेट मिल रहा है। तो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ, ये इस समय सुर्खियां बना हुआ है सोनाली। और मुख्यमंत्री जन सुनवाई कर रही थी, जन सुनवाई के बहाने एक शख्स पहुंचता है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का हाथ वो खींचता है, क्योंकि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने जब बात बताई तो उन्होंने यही बताया कि एक शख्स पहुंचा, डॉक्यूमेंट्स टेबल पर रखे और उसके बाद मुख्यमंत्री का हाथ पकड़कर जब उन्हें खींचने का प्रयास किया तो इस जद्दोजहद में
उनके सर पर थोड़ी चोट आई है। जन सुनवाई के बहाने पहुंचे एक शख्स ने, गुजरात के राजकोट के एक शख्स ने उन पर अचानक हमला किया। दिल्ली पुलिस ने आरोपी राजेश को हालांकि आधी रात को कोर्ट में पेश भी कर दिया है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने। 5 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया गया इस हमलावर को। लेकिन यहाँ पर एक सोनाली ये बात निकल कर आती है जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं कि नेताओं का प्रयास रहता है कि जनता से जुड़ाव रहे। बिल्कुल। और कई नेता ऐसे भी होते हैं कि चुनाव के समय पर तो आते हैं, उसके बाद नहीं दिखाई देते। और ये तो देखने को भी मिलता है जब चुनाव आते हैं, जब एक लोगों की कहावत भी है कि गलियों में नेताजी आए हैं, विधायक जी आए हैं, लगता है कि चुनाव का समय है। हाँ। ये बात कही जाती है। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बिहेवियर कुछ ऐसा है कि अब जन सुनवाई चल रही है। ये एक अच्छा कदम है, मुझे लगता है कि जन सुनवाई करना, लोगों की समस्याएं सुनना। लेकिन उस समय अगर ऐसा कुछ देखने को मिले कि मुख्यमंत्री पर हमला हो जाए, जैसा कि देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी पैरामीटर्स को बढ़ाता है। सिक्योरिटी जो है वो और ज्यादा टाइट उनकी हो जाएगी। हाँ। और जो जन सुनवाई के कार्यक्रम हैं जो एक हफ्ते में एक बार हो रहे हैं, हो सकता है कि वो 15 दिन में एक बार हो, क्योंकि या फिर महीने में एक बार हो। जहां पर जनता की समस्याएं हफ्ते में सुनी जा रही थी, हो सकता है 15 दिन में, महीने में एक बार सुनी जाए, है ना। क्योंकि एक डर हो जाता है कि एक बार अगर कुछ ऐसा हो जाए तो उसके बाद एहतियात के तौर पर ये कदम उठाए जाते हैं, ये हकीकत है। और अभी देखने को हालांकि ये भी मिलेगा उनकी सिक्योरिटी टाइट हो सकती है और ज्यादा। और एक अपडेट मैं इसमें ऐड ऑन कर दूं, अब गृह विभाग उनकी सिक्योरिटी की समीक्षा भी करने वाला है, क्योंकि इस समय मुख्यमंत्री दिल्ली की जो है रेखा गुप्ता, उनके पास Z कैटेगरी की सिक्योरिटी है सोनाली। और Z कैटेगरी की सिक्योरिटी में 20 से 25 गार्ड्स आपके इर्द गिर्द रहते हैं हमेशा। तो उनकी सिक्योरिटी की समीक्षा भी गृह विभाग करेगा। ये अपडेट इस मामले को लेकर है। और जिसने हमला किया उसको जब पेश किया गया ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने आधी रात के समय, आधी रात को, देर रात, तो 5 दिन की रिमांड सौंपी गई है। लगातार इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पूछताछ की। इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ साथ स्पेशल सेल ने पूछताछ उससे की है कि किस माइंडसेट के साथ उसने ऐसा किया। हाँ। और क्या माइंडसेट रहा या किसी के कहने पर क्या, अब देखने को ये भी मिला। पिछले कुछ समय में हमने देखा है आवारा कुत्तों को लेकर किस तरीके से हाँ। फैसला देखने को मिला कि वो डॉग लवर है। हो सकता है कि एक एंगल ये भी निकल रहा हो कि अब क्योंकि दिल्ली सरकार इस तरफ कदम उठाने जा रही है, तो क्या पता इसीलिए इस घटना को अंजाम दिया हो। बिल्कुल बसंत, सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात यह है कि गलती को ये करता है और उसकी सजा जो है वो बाकी सबको मिलती है। आप देखिए, एक गलती उसने की जन सुनवाई को लेकर के, अब उसकी सजा पूरे जो राज्य की जनता है उसको मिलेगी। अब जन सुनवाई कम हो जाएगी, 1 बार या 2 बार, जैसे 15 दिन में 1 बार या फिर 1 महीने में 1 बार। तो ये कहीं ना कहीं जनता के लिए नुकसान है। जनता के लिए नुकसान, क्योंकि अब देखिए, अगर मेरी समस्या है, मुझे हर हफ्ते मौका मिलता है कि भाई मैं जाऊं मुख्यमंत्री के सामने, अपनी जो बात है वो रखूं। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा होता है, हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ये कहती हुई नजर आई कि ये कार्यक्रम रुकने वाले नहीं है। हाँ। मैं इस तरीके के हमलों से डरने वाले नहीं हूँ। और जो नई दिल्ली से सांसद हैं बांसुरी स्वराज, वो भी कहते नजर आई कि एक फौलादी जज्बे के साथ जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं वो लेडी हैं, और जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का निवास स्थान है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा बढ़ाई गई है। मैं कुछ ही देर पहले आपको बता भी रहा था कि सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। इस समय की बड़ी खबर है, सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है और साथ ही साथ अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। अब गृह विभाग की तरफ से समीक्षा भी सुरक्षा को लेकर की जाएगी, क्योंकि अभी तक Z कैटेगरी की सिक्योरिटी जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ थी। तो Z कैटेगरी में देखने को ये मिलता है कि 20 से 25 जो आपके गार्ड्स वो आपके इर्द गिर्द आपकी सुरक्षा में रहते हैं। लेकिन उसके बाद ये जो देखने को मिला, हालांकि ये एक अप्रत्याशित तौर पर हुआ जो भी हुआ, लेकिन उसके बाद एक कड़ी कार्रवाई करना, सुरक्षा की समीक्षा करना, सुरक्षा में ऐड ऑन करना, ये बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। एहतियात के तौर पर ये जरूरी है। अब अगली खबर आप दर्शकों को सोनाली बताइए। जी बिल्कुल, अगली खबर ये है कि एक बार फिर से दिल्ली जो है वो पानी पानी होने के कगार पर है। यमुना नदी उफान पर है। एक बार फिर से लोगों के मन में डर है और असमंजस दोनों ही भरा हुआ है। 2 दिन पहले हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी ने यमुना की रफ्तार और गहराई दोनों को खतरे की ओर धकेल दिया। अब ऐसे में दिल्ली जो है वो एक बार फिर से इसीलिए चिंता में भी है, क्योंकि अब यमुना देखिए क्या है ना सोनाली, जब मानसून का सीजन आता है तो लोगों की एक दिक्कत तो होती है जल भराव कि हमारे इलाके में जल भराव हो जाएगा, परेशानी होगी।
दूसरी नजर यमुना पर रहती है हर समय कि यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है जी, यमुना का जल स्तर घट रहा है जी। ये हमारे लिए क्या राहत की खबर है। एक पल राहत रहती है। कल हमने देखा कि जल स्तर घटा, एक राहत हुई और उसके बाद आज जल स्तर फिर से खतरे के निशान पर है। ये जो अप एंड डाउन का जो सिलसिला है वो मानसून के समय में सोनाली देखने को मिलता ही है। लेकिन दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि 205.33 जो खतरे का निशान है वो है। और अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि जल स्तर बढ़ रहा है तो देखिए आपके लिए चिंता की बात तो है, क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं और यमुना जब खतरे के निशान को क्रॉस करती है तो जब यमुना से ओवरफ्लो पानी होता है तो वो अपने साथ बहुत ज़्यादा दिक्कतें लेकर आता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी लोगों को होती है। और जो ग्राउंड फ्लोर पर, क्योंकि यमुना खादर क्षेत्र में मेरा एक फ्रेंड है और एक हास्यास्पद ये पूरा प्रकरण रहा सोनाली। मैंने उससे ये पूछा कि भाई यमुना खतरे के निशान के पास बह रही है, अब हम तो दर्शकों को लगातार जागरूक कर रहे हैं और तुम्हारी क्या तैयारियां हैं। उसने मुझे सीधा सा जवाब दिया कि भाई तैयारी मेरी ये है कि ग्राउंड फ्लोर पे मैं रहता था, अब ग्राउंड फ्लोर से मैंने फर्स्ट फ्लोर पे सामान शिफ्ट कर लिया, ये तैयारी है। अब देखिए, अब जो ग्राउंड फ्लोर पर लोग रह रहे हैं वो अपने सामान के साथ फर्स्ट फ्लोर पर जा रहे हैं, अब ये तैयारी है। अब हालांकि मुझे उस समय एक हंसी भी आई कि ग्राउंड फ्लोर से केवल इसीलिए फर्स्ट फ्लोर पर जाना पड़ा, यमुना खतरे का निशान वो अब जा रहा है। हाँ। तो एक ये प्रकरण हुआ। अब ये जो है ना, ये एक ऐसी चीज है जो रिलेट करती है, क्योंकि आम जनता, अब घर आपके लिए चेंज करना महीने 2 महीने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। जब प्रशासन ये बात कह तो देता है कि आप सेफ स्थानों पर चले जाए, लेकिन जब हम अपने आप में बात सोचते हैं कि भाई 2 महीने के लिए क्या मैं दूसरे स्थान पर चला जाऊं। और दिल्ली एक ऐसी जगह है सोनाली जहां पर जितनी यहाँ पर रिहाइश है, जितने लोग यहाँ पर रहते हैं उससे ज्यादा लोग रेंट पे रहते हैं। अब बिल्डिंग होती है एक ओनर की, हाँ। लेकिन उस एक, यानी कि एक परिवार की एक बिल्डिंग है, लेकिन हाँ। उस बिल्डिंग में रहते कितने परिवार है? 8 परिवार, 9 परिवार, फ्लैट्स का सिस्टम है। तो अगर ये कहा जाए कि आप 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए कहीं और शिफ्ट कर लिया जाए, प्रशासन की हालांकि चेतावनी अपने स्तर पर ठीक है, लेकिन जब आप खुद से इस बात को जोड़ के देखते तो हम भी ये सोचते हैं कि भाई 1 महीने की बात है, एडजस्ट कर लेंगे, और उस एडजस्टमेंट के चक्कर में हो जाता है नुकसान। फिर सीधा प्रशासन को हम बोलते हैं कि भाई आपने तैयारी नहीं की। अब प्रशासन ने तो अपनी तरफ से सतर्क जो है वो किया था ना आपको। तो ये मानसून के सीजन में मुझे लगता है कि एक यमुना का जो डर है वो रहता ही है, ये हर सीजन में देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, हर बार का यही सीन होता है कि बाढ़ आने का खतरा है, राजधानी डूबने वाली है, और हर बार यही होता है। और लोगों के लिए हमेशा यही दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं जो निचले इलाकों में खास तौर पे लोग रहते हैं, कि वो वहां से जगह खाली करके कुछ महीनों के लिए, जब तक पानी का लेवल जो है वो सही नहीं होता, कहीं और शिफ्ट हो जाए। पर ये लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उनका, वो सिर्फ अकेले तो आ नहीं सकते, उनको सामान भी चाहिए, खाने के लिए भी, खाना अगर उनको पकाना है तो उसके लिए भी चीजें चाहिए, बर्तन चाहिए, गैस चाहिए, चूल्हा चाहिए। तो लोगों को काफी परेशानी होती है और इस तरीके से शिफ्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको कोई बोल दे कि 2 महीने के लिए आप कहीं और शिफ्ट हो जाए तो ये आपके लिए कितना मुश्किल होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर मुझे ये बोल दिया जाए, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, अगर मैं यमुना खादर में होता तो जाहिर सी बात है मेरे मन में भी ये आता कि 1-1.5 महीना किसी तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि शिफ्टिंग में प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो प्रशासन को थोड़ा इस तरफ देखना चाहिए कि शिफ्टिंग में लोगों को अगर प्रॉब्लम, हालांकि देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज जो है, प्रशासन खुद भी लोगों की मदद कर रहा है इस मामले को लेकर, कि लोगों को विस्थापित करने में, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में प्रशासन में मदद कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो ये तो बात रही कि हमने दर्शकों को ये जानकारी दी कि किस तरीके से जो बाढ़ की स्थिति है वो आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी खतरे के निशान पर है। जब खतरे के निशान को क्रॉस करता है उसके बाद एक जो संभावना देखने को मिलती है। तो अगर अभी फिलहाल, क्योंकि 9 बजे हमने कार्यक्रम की शुरुआत की और ये पीक आवर्स है, पीक आवर्स का मतलब आप समझते हैं सोनाली क्या होता है? बिल्कुल, जब लोग अपने घरों से ऑफिस की तरफ निकलते हैं। जी हाँ, अब पीक आवर्स में जब लोग घर से निकलते हैं तो एक जाम की समस्या भी देखने को मिलती है। अब ऐसे में जाम के समय में फ्यूल ज़्यादा खर्च होता है, तो अब उस समय लोगों के मन में ये रहता है कि गाड़ी में हमारा फ्यूल कितना है। तो अगर अब घर से गाड़ी स्टार्ट करके आप निकल चुके हैं या फिर निकलने वाले हैं कुछ ही देर में, और अपना टिफ़िन वगैरह आप समेट रहे हैं कि कौन कौन सा सामान हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो अब एक पेट्रोल डीजल के दाम पर नज़र डाल लीजिए साहब, क्योंकि आपके लिए जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी को पेट्रोल पंप पर आज लगाने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें क्या हैं।
और पेट्रोल डीजल की कीमतें जो सोनाली एक बार बताइए दर्शकों को। तो देखिए दिल्ली की बात करें तो 94.77 प्रति लीटर, डीजल की बात करें तो 87.67 प्रति लीटर, और वहीं सीएनजी की बात करें तो 76.59 रुपए प्रति केजी है। नोएडा की बात करें तो 95.12 प्रति लीटर है। वहीं डीजल की बात करें तो 88.19 प्रति लीटर, और सीएनजी की बात करें तो 81.70 केजी है प्रति केजी है। और वहीं गुरुग्राम की अगर बात करें तो 95.56 प्रति लीटर है। डीजल 88.10 लीटर है, और वहीं सीएनजी की बात करें तो 82.12। सीएनजी सस्ती है, हाँ, सीएनजी सस्ती पर है, केजी, लेकिन सीएनजी की लाइनें जो हैं वो बड़ी होती है पेट्रोल पंप्स पे, तो इसलिए मैं प्रेफर नहीं करता हूँ कि सीएनजी की तरफ मैं जाऊँ या फिर आने वाले समय में सीएनजी। हालांकि इको फ्रेंडली अच्छी बात है, लेकिन सरकार को मुझे लगता है कि अब देखिए पेट्रोल पंप पर अब 60 to 70% सीएनजी की व्यवस्था रहती है, बिल्कुल, लेकिन लाइनें बहुत ज़्यादा लंबी होती है। वहाँ पर हम यही सोचते हैं कि पेट्रोल की लाइन में जाकर खड़े होते हैं, 5 मिनट में आपका पेट्रोल डल जाता है एंड यू आर ओल्ड एंड यू आर रेडी टू गो। लेकिन सीएनजी की लाइनों में साहब आपको 30 मिनट वेट करना पड़ता है, क्योंकि मेरे साथ खुद एक बार ये चीज़ हुई है और 40 मिनट तक लाइन में खड़े होने के बाद मुझे मेरा जो नंबर है वो देखने को मिला कि आपका नंबर आ चुका है, अब आप सीएनजी फिल कराइए। उस टाइम तक सीएनजी खत्म हो चुकी थी उस पेट्रोल पंप पे, तो उस मैटर में अब क्या करें। तो पेट्रोल की गाड़ी रहती है तो कम से कम एक ये फायदा रहता है कि आप लाइनों में नहीं लगते, लेकिन इको फ्रेंडली सीएनजी है और सीएनजी वाले 40 मिनट तक खड़े रहने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी एवरेज कितनी है गाड़ी की। पेट्रोल जो आपका जो 13 से 14 रुपए प्रति किलोमीटर पड़ता है आपको, सीएनजी में वो चीज़ आपको पड़ती है 6 से 7 या फिर मैक्सिमम 8 रुपए प्रति किलोमीटर अगर सीएनजी की गाड़ी से आप चलते हैं। तो उनको पता है कि ये 40 मिनट जो हैं वो उनके लिए इतने किफ़ायती हैं कि उनके हज़ारों रुपए बच जाएंगे और ज़्यादा सफ़र वो तय कर पाएंगे। और ये मुझे लगता है कि एक फैक्टर है कि लोग सीएनजी पर ज़्यादा शिफ्ट, सीएनजी वालों को राहत रहती है और इलेक्ट्रिक वालों की तो चांदी ही चांदी है सोनाली। और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लें अगर आने वाले समय में लें, क्योंकि सब्सिडी मिल रही है। अब राजधानी दिल्ली में 10 से 15% की सब्सिडी है इलेक्ट्रिक वाहनों पर, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें तो आसमान में इस समय। और जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो किफ़ायती भी हैं, इको फ्रेंडली भी हैं और आज के ज़माने के हिसाब से सुटेबल भी है। सही कहा आपने। कुछ साल पहले मेरे पास भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी हुआ करती थी जब मैं घर पे रहती थी। और मेरे लिए काफ़ी, क्योंकि रात में उसे चार्ज में लगाओ और दिन भर चलाओ। और सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आपको कहीं लाइन में नहीं लगनी है, आपको पेट्रोल पंप पे नहीं जाना। ये बात तो बिल्कुल, रात भर चार्ज में लगाओ और दिन भर कितनी मतलब उसकी कितनी वो थी, मतलब रेंज होती है ना कि हमारे पास कोई वाहन होता है, इलेक्ट्रिक वाहन होता है, तो सबसे पहले हम उसकी ये देखते हैं कि उसकी रेंज कितनी है। एक बार अगर फुल चार्ज कर लिया जाए तो उसकी रेंज कितनी पड़ती है, कितने किलोमीटर आप चलते। तो आपकी स्कूटी की रेंज कितनी थी उस समय? देखिए मैं एक बार रात को चार्ज करती थी और कम से कम मैं 3-4 घंटे आराम से उसको चला सकती हूँ। तो आराम से मैं 3-4 घंटे तक मेरे को कहीं आना जाना है। कैपेसिटी थी, लेकिन कैपेसिटी 5 घंटे पर, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितने दूर जा रहे हो। हाँ, कितना किलोमीटर चल रहे हैं आप? हाँ एग्जैक्टली। तो ज़्यादा दूर नहीं था मेरे को तब, स्कूल से घर और ट्यूशन क्लासेस से घर, इतना ही था, तो मेरे लिए सही था। तो ये चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रिक वालों के लिए। लेकिन यहाँ पर कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रिक कार अगर आपके पास है और बीच में कहीं बैटरी ख़त्म हो गई हो, उसके बाद बल्कि आपको स्कूटी को लेकर जाना पड़ा हो घर पर? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं याद से और ध्यान से उसको रोज रात को चार्ज में लगाती थी। आप पढ़ाई करें ना करें सोनाली, लेकिन स्कूटी को चार्जिंग पर लगाने से नहीं भूलती, क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीज़ हमें दिक्कत कर सकती है। पढ़ाई लिखाई देखा जाएगा, लेकिन नहीं, सड़कों पर धक्का नहीं मारना है। नहीं, मैं पढ़ाई भी करती थी और स्कूटी का भी ध्यान रखती थी ताकि मैं कभी फंस ना जाऊँ कहीं। तो ये तो बात पेट्रोल डीजल की रही। और पेट्रोल डीजल के साथ क्योंकि बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आने वाला समय तो सोने चांदी खरीदने का है और शादियों का मौसम भी देखने को मिलेगा। त्योहारी सीजन भी है, 2 अक्टूबर को दशहरा है और उसके बाद दिवाली है, उसके बाद सारे त्यौहार, भाई दूज पड़ेगा और सारी चीज़ें हैं। अब त्योहारी सीजन की शुरुआत जब अगस्त के लास्ट में होती है, सितंबर की शुरुआत में, तो गोल्ड और सिल्वर के रेट जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। 1,913 रुपये प्रति 10 ग्राम सोने के रेट हैं 24 कैरेट के, और चांदी के जो दाम है वो 1,19,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। अब चांदी और सोने की कीमत है, अब सोना तो 24 कैरेट के हिसाब से हम दिखा रहे हैं, लेकिन जब आप दुकान पर जाएंगे, क्योंकि 24 कैरेट में कोई ज्वेलरी मेकिंग नहीं होती है सोनाली, आपको इस बारे में पता है?
कि 24 कैरेट सोने से कोई ज्वेलरी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, इसका रीज़न पता है आपको? क्योंकि जब 24 कैरेट सोने को आप बनाते हैं तो वो मोल्ड बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपनी सोने की कोई ज्वेलरी बनवानी है तो आपको वो 22 कैरेट में बनवानी पड़ेगी। 24 कैरेट में आपको कोई बना के देगा नहीं, क्योंकि जो सोने की प्रवृत्ति है वो बेहद ज़्यादा लाइट होती है, वो मेल्ट होने की प्रवृत्ति होती है। और जैसा हम देखते हैं ना कि हमारे घरों में मोम होता है, क्ले जिसे बोलते हैं, तो उस तरीके का एक नेचर सोने का रहता है 24 कैरेट का। वो उतना हार्ड नहीं होता जितना एक ज्वेलरी के हिसाब से होना चाहिए। तो वो 24 की बजाय 12 कैरेट में बनता है और उसके अंदर पार्टिकल्स मिक्सिंग होती है। उसके बाद 22 कैरेट में कोई भी ज्वेलरी जो है वो बनती है। तो ये हमने रेट्स बताए 24 कैरेट के। 22 कैरेट के हालांकि थोड़े सस्ते आपको पड़ सकते हैं, हाँ। 1 लाख से कम ही 22 कैरेट का मिलेगा, लेकिन उसमें मेकिंग चार्जेस भी तो होते हैं। मेकिंग चार्जेस अगर फॉर एग्जांपल 22 कैरेट के दाम अगर 98,000 रुपये है, 98,000 अगर हम बता रहे हैं, तो आपको ये इसका मतलब ये नहीं है कि 98,000 रुपये 1 तोला सोना, 10 ग्राम सोना, अगर आप उससे कोई अपना कड़ा बनवा रहे हैं, कोई बैंगल्स बनवा रहे हैं, कोई ज्वेलरी बनवा रहे हैं, तो आपको 98,000 की पड़ेगी 10 ग्राम। उसमें मेकिंग चार्जेस ऐड ऑन होंगे। तो कहीं ये ना हो जाए कि आप सोने चांदी की खरीदने के लिए ज्वेलरी की दुकान पे जाएं और हम आपको बताएं 22 कैरेट के जो सोने के दाम है वो 98,000 रुपये के आसपास हैं, माफ़ कीजिएगा, और उसके बाद 98,000 के हिसाब से आप ये कहें कि भाई मेरी ज्वेलरी बना के दीजिए, तो उसमें मेकिंग चार्जेस आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अभी रक्षाबंधन का त्योहार गया, बहनें हैं आपकी? हाँ, बहनें हैं, लेकिन जो मैं आपका सवाल जो वो सेंस कर पा रहा हूँ, हाँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आपने अपनी बहन को कुछ गिफ्ट नहीं दिया? गिफ्ट नहीं दिया, हाँ। और मैंने जो है वो शगुन के तौर पर उनको जो पैसे हैं वो दे दिए थे, क्योंकि आजकल ये होता है ना कि हमें पसंद नापसंद क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरी करती है, हम ये देते हैं वो चीज़ पसंद नहीं आती, तो इससे अच्छा कि वो अपना गिफ्ट खुद ले लें। और तो अब आने वाले समय में त्योहारी सीजन है, तो आप भी मेरा सवाल समझ गई होंगी कि आप खरीदारी करने वाली है सोने चांदी की आने वाले समय में? हाँ, अभी कुछ दिन बाद मेरी कज़न की शादी है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसे कुछ गोल्ड का दूं। अब देखते हैं कि अगर क्योंकि देखिए अब बजट में होगा तो ही दे पाऊंगी। तो सोचने के तो देखिए सोनाली पैसे लगते नहीं है, और सोचने के लिए आप कुछ भी सोच लीजिए, लेकिन जब आप जाएंगी तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। और सोचने के लिए तो मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मैं भी बहुत ज़्यादा ज्वेलरी खरीदूँ, लेकिन सोचने के तो पैसे लगते नहीं है, आप सोचते रहिए। तो अगर आप सोने चांदी के दाम में जानना चाहते हैं तो हमने आपको बताया कि जो सोने के जो दाम हैं आज कितने हैं और चांदी की कीमतें क्या हैं। और त्योहारी सीज़न में देखने को मिलता भी है कि अब जो सोने चांदी की जो कीमत है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पता है ज्वेलर्स को भी, सुनार्स को पता होता है कि गोल्ड स्मिथ को पता होता है कि ये जो सीज़न है ये हमारी बिक्री का है। तो ये तमाम चीज़ें हमने दर्शकों को बताई, और ये वो तमाम बातें थी जो हमने दर्शकों के सामने रखी, और दिल्ली वालों के मतलब की बातें हमने रखी, क्योंकि यह है दिल्ली वाला रेडियो टीवी, और दिल्ली वालों के लिए तमाम अपडेट्स बताना, क्योंकि भाई साहब जब आप गाड़ी में सुबह निकलते हैं तो आपके लिए अपडेट करना आपको हमारा बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही आपको एक खबरों की डोज देना, क्योंकि गाड़ी में जब निकलते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपडेट हो जाइए। गाड़ी में जाम में अगर फंसे हैं तो आप दिल्ली वाला रेडियो टीवी ट्यून कर सकते हैं जी दिल्ली NCR पर। तो ये तमाम खबरें थी आपके मतलब की। फिलहाल इस कार्यक्रम की समाप्ति समय की कमी। नमस्कार।